गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, फाइल को मैनेज करते हैं, मेमोरी को मैनेज करते हैं। मतलब सारा टास्क हमारा क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है हमारी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि जिस टाइम पर हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे, पीसी हर घर में अवेलेबल नहीं थे। एक कंपनीज के पास पीसी होते थे। तो क्या होता था, जो प्रोग्रामर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अपनी जॉब को, अपने प्रोग्राम को ऑफलाइन मोड पर लिखते थे। ठीक है। और ऑफलाइन मोड पर लिखने के लिए उन्हें किसी ना किसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी। वो डिवाइस क्या हो सकता है हमारा? कोई पंच कार्ड हो सकता था उस टाइम, या पेपर टिप उसे बोल सकते थे, या पेपर कार्ड आप उसे बोल सकते थे, जिस पर क्या होता था, ऑफलाइन मोड पर वो अपने प्रोग्राम्स को राइट डाउन करते थे। ठीक है। और फिर क्या करते थे, वो जॉब वो किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर को प्रोवाइड करते थे। जो हमारा प्रोग्रामर था वो डायरेक्ट कंप्यूटर से डील नहीं करता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा भी है, इज अ टेक्निक इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट्स द प्रोग्राम एंड डाटा टुगेदर इन अ बैच। समझ में आता? बैच मतलब सिमिलर काइंड की जॉब को क्या करेंगे, एक बैच में रखेंगे और उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग आगे शुरू की जाएगी। इसमें फर्स्टली यूजर अपनी जॉब को प्रिपेयर करेगा, या तो पंच कार्ड आप उसे बोल सकते हो, या पेपर कार्ड आप उसे बोल सकते हो। ठीक है। या मैग्नेटिक टेप पर भी आप उन्हें लिख सकते थे। फिर आपने क्या करना था, उन जॉब्स को किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट करना था। अब जो जॉब्स हैं वो एक यूजर की भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती थी, या मल्टीपल यूजर की भी हो सकती थी। तो ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी जॉब उसके पास आई है उनमें से जो सिमिलर जॉब उसे लगेगी उनका एक बैच बनाएगा, और उस बैच को क्या करेगा, आगे प्रोसेस के लिए सबमिट करेगा। और जितनी भी जॉब एक बैच पर होंगी वो एक साथ एग्जीक्यूट होंगी, मतलब 1 बाय 1 होंगी। मतलब उस बैच की सारी जो जॉब है वो एग्जीक्यूट होंगी। और जब तक वो बैच हमारा प्रॉपर अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेगा, सेकंड बैच हम प्रोसेस के लिए नहीं प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि देखो इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि अलग अलग यूजर थे। मान लो उन यूजर्स ने क्या किया, अपनी अपनी जॉब पंच कार्ड पर राइट डाउन कर लिया। तो क्या किया उन्होंने, ऑपरेटर को सबमिट करवा दिया। अब ऑपरेटर क्या करेगा, उनमें से जो उसे सिमिलर काइंड की जॉब लगेगी उनका एक बैच बनाएगा। ठीक है। जैसे उसे लगा कि 1 और 4 सेम है तो उसने एक बैच बना दिया। 2, 5, 7 जॉब उसे एक जैसी लगी तो उन्होंने उसका बैच बना दिया। फिर वो क्या करेंगे, इस बैचेस को 1 बाय 1 क्या करेंगे, प्रोसेसिंग के लिए देंगे। ठीक है। इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि भाई हमने मल्टीपल जॉब को एक साथ एग्जीक्यूट होने के लिए दे दिया। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि मान लो जॉब 1 सबसे पहले सीपीयू के पास गई, ठीक है, तो क्या होगा, वो सीपीयू के पास जाती है लेकिन उसे लगता है कि नहीं अभी तो मुझे इनपुट आउटपुट का काम करना है। तो वो सीपीयू को कहती है कि मैं इनपुट करने के लिए जा रही हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, सीपीयू से जाने देगा, वो अपना इनपुट वाला आउटपुट वाला काम करेगी। ठीक है। तो इतने सीपीयू क्या रहेगा, खाली रहेगा। वो इन द टाइम ऐसा नहीं कर सकता कि उसके बैच में जॉब नंबर 4 भी है तो वो उसे भी एग्जीक्यूट कर ले। ठीक है। जब वो वापस आएगी तब तक उसका पूरा काम कंप्लीट नहीं हो सकता, जब तक वो जॉब 4 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बेशक से एक बैच में हमारे पास कितनी भी जॉब क्यों ना हो, यदि उसने एक जॉब को अपने पास रखा है वो तब तक उसे काम करेगा जब तक उसकी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाएगी। ठीक है। बट इसमें एडवांटेज क्या नजर आती है हमें, हमें इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं रही। कि मतलब यदि एक यूजर ने अपना काम दे दिया तो वो फ्री है, उसे नहीं पता उसे आउटपुट कब मिलेगी, लेकिन अब उसे कोई इंटरवेंशन नहीं करनी, उसने अपना काम करके ऑपरेटर को दे दिया। ऑपरेटर ही उसे क्या करेगा, कब उसे जब उसकी आउटपुट आ जाएगी वो ऑपरेटर से ही अपने आउटपुट को वापस लेगा।
इसमें एक और एडवांटेज क्या आती है कि कंटेक्स्ट स्विचिंग बच जाती है, कि हमें एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट पर जंप करने का जो टाइम लगता है वो हमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर डिसएडवांटेज तो बहुत सारी है कि सीपीयू हमारा बहुत टाइम तक आइडल बैठा रहेगा। ठीक है, बैच सिस्टम को डिबग करना बड़ा हार्ड था, हम इसमें प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, सीपीयू मतलब अब यूजर को अपनी आउटपुट चाहिए, मतलब उसका एक जॉब कंप्लीट हो गया तो ये नहीं है कि एक बैच में यदि 3 या 4 जॉब है तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगी, साथ में ही मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। इन द मीन टाइम आपको जॉब 1 की आउटपुट मिल जाएगी, फिर जॉब 4 की मिल जाएगी, आपको एक साथ ही आउटपुट मिलेगी। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो एग्जीक्यूशन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन बातों से बचने के लिए हमारे पास फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम आए, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आए, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आए। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक ब्रीफली मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम सिमिलर काइंड की जॉब का एक बैच बनाते हैं। जो हमारा प्रोग्रामर है या साइंटिस्ट है, जो भी है वटेवर, वो क्या करेगा, उसे ऑपरेटर को देगा, ऑपरेटर उसे आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए देगा। प्रोग्रामर डायरेक्ट क्या करेगा, कंप्यूटर से डील नहीं करेगा। एडवांटेज हमें समझ में आए हैं कि कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम कम हो रहा है, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हो रही। वहीं पर डिसएडवांटेज भी इसके बहुत सारे थे कि हमारा सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट बहुत टाइम तक आइडल था, यूटिलाइजेशन जो हमारा सीपीयू का था वो बहुत ज़्यादा कम था, हम इसमें प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे थे। तो इन सबको दूर करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग कैसे काम कर रहे थे। थैंक यू।